संघ प्रमुख मोहन भागवत एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत की श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस पर पहुंचे हैं, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संत सम्मेलन में मोहन भागवत शामिल होंगे और संघ कार्यकर्ताओं से भी वह संवाद करेंगे। जानकारी के अनुसार विशाल संत सम्मेलन में हजारों संत शामिल होंगे, जिसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरनगर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, जहां खतौली के नवीन मंडी स्थल पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिलहाल मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आज उनके कई तरीके के कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जाएंगे। श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियां हैं जो प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य सैनी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं और पहुंच चुके हैं। वह मुजफ्फरनगर क्या कुछ खास तैयारियां हैं जो की गई हैं और किस तरीके के कार्यक्रम हैं आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत वो पहुंचे हैं और सबसे पहले वह कृष्ण मंदिर में पहुंचे और वहां से जो उद्घाटन था वो करने के बाद अब नवीन मंडी स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर थोड़ी देर बाद अभी धर्म सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पुलिस और प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, वहीं बात करें तो फिलहाल आज बताया जा रहा है कि वह जनसंवाद भी करने वाले हैं। इसके अलावा उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम है? क्या रात्रि विश्राम का भी वहीं पर प्रोग्राम है आज? देखिए, उनका 1 बजे तक का यहाँ मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम है। 1 बजे के बाद वो मेरठ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और उसके बाद उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं है। अभी हाल ही में थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद आरएसएस किसी कार्यकर्ता के यहाँ उनका भोजन का कार्यक्रम है, उसके बाद वह मेरठ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। आरपीएस स्कूल की मान्यता मामले में रेगुलर जमानत मिल चुकी है। बीते दिन बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजम खान को फिलहाल अब थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आरपीएस स्कूल की मान्यता मामले में रेगुलर जमानत फिलहाल मिल चुकी है। बीते दिन बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिली थी, फिलहाल अब रेगुलर जमानत उनको मिल चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट से ये आजम खान के लिए राहत भरी खबर। प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा ने सभी को झकझोर के रख दिया है, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन पूरी जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पाले में भी बयानबाजियों का दौर जो है वो लगातार जारी है। वहीं बीते दिनों इस मामले में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में पत्थर है, जो अगलवादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बुलडोजर भी चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस ने हालात संभाल लिए, वरना लोग लॉ एंड ऑर्डर पर हंसते। कानपुर में जो घटना हुई वो सुनियोजित थी
क्योंकि उसी दिन ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल सब मौजूद थे और सारा फोर्स वहाँ लगा हुआ था। और ऐसी स्थितियों में समय का नाजायज फायदा उठाते हुए कानपुर को जो आग में झोंकने का काम किया गया, जलाने का काम किया गया, ये तो धन्यवाद करिए योगी जी को और कानपुर की पुलिस को, जिन्होंने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। नहीं तो सारा देश और प्रदेश कानपुर पर हमारे ऊपर हंसता और लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए होते। तो इसलिए अगर शुक्रवार को पत्थर फेंकेंगे, शनिवार इतवार को जरूर बुलडोजर। कुछ अपराध करने वाला अपराधी होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न बच्चा होता है, न बूढ़ा होता है, नगड़ा होता है, न पिछड़ा होता है। जिनके हाथ में पत्थर हैं, जो अलगाववादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति पर कैबिनेट को मोहर लग चुकी है। ये नीति 1 साल के लिए लागू की गई है। इस नीति के अनुसार 15 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक स्थानांतरण हो सकेंगे। 2 सालों के बाद योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। जल्दी इसका शासनादेश कार्मिक विभाग जारी कर देगा। कैबिनेट में जिस ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी है उसके मुताबिक अगले 15 जुलाई तक सभी पात्र कर्मचारियों के तबादले कर दिए जाएंगे। ये पॉलिसी सिर्फ 1 साल यानी इसी वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अलग पॉलिसी जारी की जाएगी। इससे पहले सत्र 2018-19 में ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई थी, जो 3 सालों के लिए लागू की गई थी। समूह के अधिकारियों के जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर स्थानांतरण होगा। समूह और कर्मचारियों का 10% तक किए जा सकेंगे स्थानांतरण। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी। नितिन, उत्तर प्रदेश में कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति पर कैबिनेट ने फिलहाल मुहर लगा दी है। बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि 21 प्रस्ताव पास हुए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तबादला नीति जो है, जो कि 2022-23 को मंजूरी दे दी गई है, वही कैबिनेट की मंजूरी के बाद 30 जून तक अब हो सकेंगे ट्रांसफर, ये भी कहा गया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 2022 और 23 की तबादला नीति को मंजूरी देते हुए योगी कैबिनेट की मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 हेतु नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए स्थानांतरण दिनांक 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। समूह का एवं खा के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष तथा मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि समूह का एवं खा के स्थानांतरण सर्व संघ वर्गवार कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20% एवं समूह गा एवं खा के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक किए जा सकेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को नीति जो लागू की है, या काफी समय से चर्चा की जा रही थी, लेकिन किसी सरकार में यह लागू नहीं हो पाई और यह योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आयोजित मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नीति की मुख्य बात यह है कि जनपद यानी जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों अधिकारियों का तबादला हो सकेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार का यह बयान कहा गया है और तबादला नीति सिर्फ साल 2022 और 23 के लिए प्रभावी है और इसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकेगा। सरकार ने समूह का और खा वर्ग के अधिकारियों के लिए जिला में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया है। साथ ही जिले में समूह का और खा के अधिकारियों का तबादला उनकी कुल संख्या के 20% से अधिक न हो, जबकि समूह गा और खा के लिए या अनुपात जिले में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के 10% तय किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मंजूरी दी गई है काफी कारगर साबित हो सकती है और इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर गाज गिर सकती है और जो चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं उनमें कई सुधार देखने को मिलेगा। कई विभागों को लेकर यह चीजें देखी गई हैं, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा
तो ऐसे विभाग बताए जा रहे थे जिनमें काफी समय से ट्रांसफर नहीं हुए थे, उनको कहीं ना कहीं देखा जाएगा और इस नीति को इसमें लागू किया जाएगा। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि अब 15 जून से 30 जून तक प्रदेश में संचालन किए जा सकेंगे। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।